जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एएलपी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 4 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 नवंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी अभिक्रिया दे रखी है, लोहे की जल के साथ में अभिक्रिया करवा दी तो ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, और प्लस में आपके पास में H2 हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको इसको संतुलित करना है भी। तो समीकरण को संतुलित करना, तो यहां से देखो भी सबसे पहले लोहा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लोहा आपका 4 है और यहाँ पे लोहा 3 है, तो इसका मतलब ये भी संतुलित नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लोहा 3 है और यहाँ पे भी आपका लोहा 3 है। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी आपके पास में ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 है, तो इसका मतलब ये भी संतुलित नहीं है। फिर आपका ऑप्शन ही एक बचा है भी, लोहा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो इसका मतलब 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट चिन्ह को चेंज करना है। तो यहां पे आपके पास में 61 डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है माइनस। उसके बाद में 39 सी का अर्थ क्या है? प्लस 14 प्लस में 62, और ये आ जाएगा आपके पास में डिवाइड बाई 2, और बी का अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। तो ये हो जाएगा आपके पास में भी। यहां से अपन बात करें तो 61 और ये आ जाएगा आपके पास में 22, यानी 61 में से 39 जाएगा तो 22 बचेगा, प्लस में आपके पास में 14 और 31 2 62 प्लस में 31 और मल्टीप्लाई 4। तो ये 31 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 124 हो जाएगा भी। 124 के अंदर है वो आप 36 प्लस कर दो, तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 160। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें आईओसी स्तर में औपचारिक रूप से ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की रुचि की घोषणा की है। तो वो 2036 के अंदर की है भी, ठीक है ना? 2036 के अंदर है वो ओलंपिक की हम मेजबानी करने की दावेदारी कर रहे हैं। अभी तक हमारे इंडिया के अंदर वो ओलंपिक खेलों की मेजबानी हमने नहीं की है। 2036 के अंदर है वो, ये बताया जा रहा है भी हमने दावेदारी की भी ओलंपिक हमारे इंडिया के अंदर होने चाहिए भी, ठीक है। 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्री सेलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के तट पर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यहां पे ऐसी कौन सी 2 संख्याओं को आपस में चेंज करें कि ये जो समीकरण है वो आपके संतुलित हो जाए। अब ध्यान में ये रखना है भी आपको पूरा, यानी जैसे यहां पे 24 को आप चेंज कर रहे हो तो ये नहीं है भी 4 और 2 को आपस में चेंज कर दो, नहीं। 24 और 46 को इस प्रकार से पूरी संख्या को चेंज करना पड़ेगा भी आपको। तो यहां से अपन चेंज कर दें इसके अंदर 24 और 44 को, 24 और 44 को आपस में चेंज कर दो भी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 46 प्लस में 44, उसके बाद में माइनस ये आ जाएगा 12 प्लस में 19 और मल्टीप्लाई 2 प्लस में 38 मल्टीप्लाई 6
और उसके बाद में प्लस में आप 24 लिख दो, यहाँ पे 44 की जगह, डिवाइड बाई 4 बराबर में 262। तो यहां से अपन इसको ऐड करेंगे तो ये 0 और ये 90 हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में 12 और 19 कितने हो जाएंगे भी, 31 2 62, तो 62 आ जाएगा भी। प्लस में 38 का 6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 228 आ जाएगा भी। उसके बाद प्लस में 6 बार डिवाइड हो जाएगा ये, और बराबर में 262 आना चाहिए भी। अब देखो भी 90 में से अगर यहां से 228 है, इसमें 6 जोड़ दूंगा तो 234 हो जाएगा भी। और 90 में से 62 बाहर निकालूंगा तो 28 बचेगा, तो 28 इसमें जोड़ दो भी, तो ये आपके पास में आ जाए 262 बराबर में 262। तो यहां पे आपका 24 और 44 को आपस में चेंज कर दो आप, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, सभी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आपको ज्ञात करना है। आपको पता है भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया भी एक कोण 2 डिग्री, एक जो अनुपात दे रखा है वही अपन मान लेते भी, एक 2 डिग्री का, एक 5 का, एक 7 का, एक 10 का है। तो टोटल आपके पास में टोटल हमने हमारे अनुसार है वो 24 इसका योग आया। 24 बराबर में 360, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में 24। आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। तो सबसे बड़ा 10 है, सबसे छोटा आपके पास में 2 है, तो अंतर कितना आ जाएगा 8 भी। 10 माइनस में 2, और यहां पे आपके पास में 8 का मान ज्ञात करना है, तो 8 का 8, 8 3 24 3, और ये 12 3 36, तो 120 डिग्री आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी डाक विभाग द्वारा के अंतर्गत 2024 फिलेटली छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी, तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी ही अपन 1-2 दिन के अंदर है वो आपकी फुल 75 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं भी एएलपी के लिए, ठीक है ना। स्पेशल एएलपी के लिए 75 क्वेश्चनों की जो अब की बार जो नया पैटर्न लागू हुआ है ना, जो कि साइंस के अलग क्वेश्चन, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, उस टाइप की अपन एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 2 या 3 दिन के अंदर है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे भी, टोटल है वो 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो वो आप जरूर मॉक टेस्ट दीजिएगा ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगे। अब यहां पे देखो भी, इसने बोला भी CYBS और यहां पे GWFQ। तो देखो भी सबसे पहले इसने क्या किया है, 3 और 4 7, और उसके बाद में -2 कर दिया भी, यहां पे -2 कर दिया, 25 में से 2 गया 23, और उसके बाद में +4 कर दिया, 2 और 4 6, और फिर -2 कर दिया भी, +4 -2 +4 -2 ये चल रहा है। तो डायरेक्ट इसमें लागू कर दो, ये SQRK +4 करेगा तो 19 और 4 23 W हो जाएगा भी, और -2 करेगा तो 17 में से 2 गया 15, और 18 और 4 22, और -2 करेगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 9 में आ जाएगा I। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लोगन रेंज ग्लाइड बम के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO है वो उत्तरदायी है भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको बताना है भी रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 60 प्रश्न टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। तो 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ मिलकर काम करते हुए 110 प्रश्नों को एक साथ एक असाइनमेंट को टाइप करने में कितना समय लगेगा भी। ये देखो भी, यहां से देखें तो 32, यानी मैं रवि की बात कर रहा हूं, रवि है वो 32 प्रश्न में कितने घंटे ले रहा है भी, 6 घंटे ले रहा है भी। रवि है वो 32 प्रश्न के अंदर है वो 6 घंटे ले रहा है। तो 1 घंटे में कितने प्रश्न, तो 1 घंटे के अंदर है वो उन्होंने 1 घंटे में 32/6 प्रश्न, ठीक है। 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर वो कितने प्रश्न टाइप किए, तो 32/6। उसके बाद में इसी प्रकार से इसका निकाल लो भी, इसका निकालोगे तो ये कुमार है 40 प्रश्न में 5 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना लेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40/5 यानी 8। 1 घंटे के अंदर 8 प्रश्न अब टाइप करेगा। अब दोनों मिलकर के कितना करेंगे, तो ये 32/6 कर रहा है, प्लस में ये आपके पास में 8 कर रहा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 32 प्लस में 48,
32 प्लस में 48, तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा 32 और 48 को जोड़ोगे तो 80/6, यानी 1 घंटे के अंदर है वो 80/6 पृष्ठ को टाइप करेंगे। अब 1 घंटे में इतना टाइप कर रहे हैं तो एक पृष्ठ टाइप करने में कितना लगेगा, तो 6/80। आपको कितना टाइप करवाना है, 110 पृष्ठ करवाना है, तो इंटू कर दो आप 110, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 66 के अंदर है वो आप 8 का डिवाइड कर दो, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 8 घंटे तो बन गए, 8 8 64 हो गया, बच गया 2/8। अब इसको आपको क्या है मिनट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये 4 बार कट गया और ये 15 बार कट गया, तो यानी 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे 15 मिनट के अंदर है वो 110 पृष्ठ को टाइप कर देंगे। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म का सही युग्म का चयन है, तो वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है भी, यानी वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध है वो जड़त्व कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भी, ठीक है। जब ये गति का फर्स्ट नियम बोलता है भी जब अपन विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेंगे, और जब अपन कोई गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेंगे। जब कोई कार्य है भी वस्तु अपनी गति की स्थिति को बदलने के प्रति एक प्रकार से प्रतिरोध उत्पन्न करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। बिल्कुल सही है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध है वो त्वरण कहलाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी, त्वरण नहीं कहलाता भी। गति को बदलने का विरोध करे वो जड़त्व कहलाता है भी, ठीक है। और वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण नहीं भी, तो आपको सही बताना था, सही तो पहला ही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आगे, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, अब इसमें आपको ज्ञात करना है x का मान। अंदर वाले का गुणा करवा दो, बार वाले का गुणा करवा दो। आपके पास में x का स्क्वायर होगा और बराबर में 25 और 36 है, स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 का 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, 36 का 6 के रूप में बाहर आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा भी। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, इसमें दे रखा है, कथन दे रखे हैं भी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो उसके भार के समान होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी वस्तु का द्रव्यमान है वो भार के समान नहीं हो सकता भी, ठीक है ना। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो भार के समान नहीं हो सकता। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान है ना वो एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। और जबकि भार है वो एक क्या है, सदिश राशि है, तो ये भी बिल्कुल सही बात। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो, और अदिश क्या होता है जिसमें दिशा नहीं हो, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक भी बहुत बार बताई आपको। अदिश की ट्रिक होती है भी उसका दाल चावल एमएससी से आता है, उसका दाल चावल एमएससी से आता है। और यहां पे भार जो आपकी सदिश राशि होती है, सदिश राशि की जो ट्रिक होती है भी आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में दूसरा और तीसरा सही है, इसमें सही बताना है ना आपको, तो दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, अब इसमें आपको दे रखा है भी एक वस्तु को उसके 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की क्रमिक छूट देने के बाद में एक्स में बेचता है। तो देखो भी ये 500 रुपए है, इसमें 25% की छूट दे रहा है। ये पहले तो 25% की छूट देगा तो 75 में बेचेगा फिर, ठीक है। और उसके बाद में 8% की छूट दी तो 92 में बेचेगा। और बराबर बताना भी कितने में बेच रहा है, तो 20 से 20, 25 3 75 और 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 23 चौके 92। तो यहां पे 23 3 69 और इंटू 5 45 4 और 30 और 4 34, तो कितना आ जाएगा 345। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना भी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो भी DEF और यहां पे ये CDE लगा रहा है, तो इसमें देखो भी सबसे पहले -1 कर दिया, -1 और -1 सभी में -1 कर रहे थे, एक इक्वल सीक्वेंस लग गई, तो डायरेक्ट यहां पे लगा दो UVW, -1 करेगा तो T, -1 करेगा U, -1 करेगा V, तो ये आ जाएगा आपके पास में TUV 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो। इट्स ओके।
अब देखो भी वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। भी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। यहां पे देखो भी, अगर मैं बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 अधिक है तो मैं ऊंचाई h मान लेता हूं, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, h प्लस में 5 हो जाएगी। भी कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में यहां पे इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है। बराबर में आपके पास में कितना है, 792 है। अब आपको मान रखना है, यहां पे आपके पास में r का मान ये है और h का मान ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास में h प्लस में 5 और h, बाकी को मैं बराबर से दूसरी साइड में लेके जा रहा हूं भी, तो 2 × 22 और अपॉन में 7 आएगा तो वो 7 आपका ऊपर चला जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में ये 22 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 22 × 3 = 66। कितना हो जाएगा भी, 22 × 3 = 66। और उसके बाद में ये आपके पास में बच गया कितना भी, 3 और 13 बच गया। और उसके बाद में ये हो जाएगा 22 × 132, ठीक है। 36 बार कैंसिल हो जाएगा भी ये। उसके बाद में 2 से कैंसिल करोगे इसको तो ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में मान क्या आ गया, मान आ गया h का इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो h की स्क्वायर प्लस में 5h और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का कितना आ जाएगा भी आपके पास में, तो ये आ जाएगा 126। माइनस का है वो 126, यानी 18 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 126 हो जाएगा भी। अब ये आपके पास में द्विघात समीकरण बन गई भी, द्विघात समीकरण बन गई। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा h की स्क्वायर। अब इसको सोल्व आउट कर लो तो h की स्क्वायर प्लस में 14h और यहां पे माइनस का ले लो आप 9h, तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा आपके पास है, माइनस का 126। तो h कॉमन आ गया और h प्लस में 14 और उसके बाद में यहां पे माइनस का 9 कॉमन आ गया तो h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी और ये 14। तो h बराबर 9 और 1 आपके पास में h बराबर -14। तो यहां पे जो लंबाई है वो कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, तो इसका मतलब h का मान माइनस में तो होगा नहीं, h का मान 9 आ गया भी, h का मान आपके पास में 9 आ गया। अब यहां पे ऊंचाई तो आपके पास में 9 आ गई और 9 और 5 14, आपके पास में जो त्रिज्या है वो 14 आ गई। अब मान रख दो, मान रखोगे आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला था πr²h, तो यहां पे आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 9, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7 से ये 2 बार कैंसिल हो गया अभी, 2 बार आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 44 इंटू 126, 44 इंटू 126, यानी 14 का 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 126 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा, तो 5544 आ जाएगा भाई, 5544। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। लेशमानिया में द्विखंडन होता है, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, बिल्कुल सही है। और खमीर यानी यीस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं यीस्ट, मुकुलन होता है। और हाइड्रा के अंदर भी मुकुलन होता है भी, और हाइड्रा है इसमें बहुखंडन होता है, ये बात गलत है भी। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा के अंदर भी मुकुलन होता है, तो ये गलत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एल का कोड बताना है, जो पूछा गया है वो कॉमन है क्या, बिल्कुल सर कॉमन तो नहीं है, तो एल यहां पे है बाकी इसमें नहीं है। तो इस दोनों में देखो भी, इन दोनों के अंदर देखो ऐसी कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे 2 है, इसमें भी 2, इसमें 6 है, इसमें भी 6, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो इसका मतलब एल का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5, एल का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v के संबंध में द्वारा व्यक्त करना है। दर्पण है, दर्पण फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर आपके पास में हो जाएगा 1/v,
और प्लस में 1/u, ये फॉर्मूला होता है अभी दर्पण फॉर्मूला। और लेंस के अंदर क्या आता है अभी, ओनली फॉर माइनस का हेर फेर है। लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा भाई, ये लेंस फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पे प्लस ओनली फॉर इसमें लगा हुआ है, प्लस है वो आपका ओनली फॉर इसमें लगा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है भी, यानी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और वो भी वायरस के कारण होता है, विषाणु, जो भी विषाणु के कारण होता है। मस्सा है वो विषाणु में होता है, विषाणु मस्सा है वो विषाणु वायरस से होता है, और एडिस भी वायरस से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में सिप्लिस और एडिस, ये बात बिल्कुल गलत है अभी, इसने सिप्लिस है ना, ये जीवाणु जनित रोग, अभी वायरस जनित रोग नहीं है अभी, तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप, ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सही है अभी। 1 नंबर ऑप्शन मत्स्य और एडिस, मत्स्य को वारट रोग बोलते हैं भी, तो दोनों के दोनों एसटीडी है और ये वायरस के कारण होते हैं भी। सिप्लिस जीवाणु के कारण होता है भी, सिप्लिस और ये जो आपका सुजांक है ना, ये दोनों वायरस के कारण होता है, सॉरी जीवाणु के कारण होता है सिप्लिस और सुजांक, और दोनों है एसटीडी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें है भी सभी मधुमक्खी कीट है, सारे के सारे जो एम से मधुमक्खी है वो के से कीट है, तो ये लोग के से कीट, और सभी मधुमक्खियां छत्ते हैं, सारे के सारे जो मधुमक्खी है वो किस में आ जाएंगे, छत्ते में आ जाएंगे, तो ये लोग सारे के सारे जो मधुमक्खी है वो छत्ते में आ जाएंगे। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ छत्ते कीट है, कुछ जो आपके छत्ते हैं वो कीट वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं भी, और सभी छत्ते मधुमक्खी है, सारे के सारे जो छत्ते हैं वो मधुमक्खी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सारे के सारे मधुमक्खी छत्ते में आ रही है, तो इसका मतलब पहला सही है दूसरा गलत है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें 4 ऑप्शन है, 3 तो समान और 1 अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी। पहले का पहले के साथ में रिलेशन, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन, जी आता है आपका 7 पे और जेड आता है आपका 26 पे, तो माइनस कितना किया 7, उसके बाद में के 11 पे आता है और डी आपका 4 पे आता है, तो माइनस कर दिया 7, उसके बाद में डब्ल्यू 23 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो 23 में अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो 16 हो जाएगा भी, ठीक है, और टी है ए है वो 1 पे आता है और टी है वो 20 पे आता है, तो यहां पे इसने 7 माइनस कर दिया। सी है वो आपका 3 पे आता है और वी है वो आपका 22 पे आता है, तो 3 तो ये माइनस कर दिए, और उसके बाद में 4 ये, तो यहां पे भी 7 माइनस कर रहा है भी, और जी आपका 7 पे आता है, जेड 26 पे आता है, तो यहां पे भी 7 माइनस कर दिया। तो इन तीनों के अंदर तो सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर तो सेम लॉजिक है, जो आपने चेक नहीं किया फिर वो आपका राइट आंसर होगा भी, ठीक है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 10 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसकी चाल बतानी है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है भी, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 600 है और समय कितना 10 घंटे है, तो 60 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बोला गया भी आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांट डायमंड माइक्रोचिप इमेंजर विकसित करने के लिए के साथ साझेदारी की है, तो वो टीसीएस के साथ की है भी, टीसीएस, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। बी आता है आपका 2 पे, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 पे एल आ जाएगा भी, तो एल से देखो भी एक ही ऑप्शन, एल से आपका एक ही ऑप्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। इस प्रकार से भी कर सकते हो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसमें क्या कराइए +2 कर रहा है भी, यहां पे देख लो डी आता है 4 पे, 4 2 6, तो सभी में प्रत्येक के अंदर +4 कर रहा है भी, प्रत्येक के अंदर +4 कर रहा है, +2 कर रहा है, तो एल 12 पे आता है 12 और 2 14 एन आ जाएगा भी, और ओ 15 पे आता है 15 और 2 17, 17 पे आपका क्यू आ जाएगा भी। आगे देखो, अब इसने बोला है भी प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, तो यहां पे n प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 30 प्रथम 30 प्राकृत संख्याएं हैं, तो यह आ जाएगा 30 और 31, तो 31/2 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है टाउन एल। टाउन एम के पश्चिम में स्थित है भी, टाउन एल है ना वो एम के पश्चिम में है, तो एम को मैं यहां पे रख दूं और एम के पश्चिम में है तो ये लो एल यहां पे आ जाएगा। टाउन डी, टाउन एल के उत्तर पूर्व में भी, टाउन डी है ना वो एल के उत्तर पूर्व में है, तो एल का उत्तर पूर्व फिर ये होगा भी, और यहां पे आपका डी आ जाएगा। इसने बोला भी टाउन ए है ना वो टाउन डी के पश्चिम में है, ए है वो डी के पश्चिम में है, तो आपका ए यहां पे आएगा। फिर उसके बाद में टाउन आर है ना वो डी के पूर्व में है, आर है वो डी के पूर्व में, तो आर यहां पे आ जाएगा। टाउन एल के सापेक्ष टाउन आर की कंडीशन बतानी है, तो एल के सापेक्ष आर कहां पे है, तो ये भी उत्तर पूर्व में भी, तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, तो पहला कारण तो ये है भी उसका आकार छोटा है, कार्बन है वो छोटे आकार के कारण, और कार्बन कार्बन के बीच में प्रबल आबंध बनता है भी, जिसके कारण है वो कार्बन एक क्या है स्थिर यौगिक बनाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। पहला कारण क्या है, तो आकार छोटा है। दूसरा कारण क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच में प्रबल आबंध बनता है भी, कार्बन है वो प्रबल आबंध बनाता है, जिसके कारण है वो एक स्थिर यौगिक बनता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक है बाद वाले अक्षर में चेंज किया जाए, और फिर इस प्रकार बने अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के हिसाब से पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले इसको +1 कर देते हैं, तो आई आ जाएगा, उसके बाद में जेड हो जाएगा, ये पी क्यू में चला जाएगा, एन है वो आपका ओ में चला जाएगा, ओ है वो पी में, टी है वो यू में, आई है वो जे में, और सी है वो डी में चला जाएगा। अब देखो भी इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करो, तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद में आपका आई आ जाएगा, उसके बाद में जे आ जाएगा, उसके बाद में ओ आ जाएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर आपका क्यू आएगा, फिर आपका यू आएगा, और फिर आपका जेड आएगा। अब इसने बोला भी समूह में बाईं ओर से दूसरा कौन सा है, तो बाईं ओर से दूसरा आई है भी, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पतली चादर के रूप में सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीय धातु है ना वो आपकी एक तो चांदी और सोना, चांदी और सोना ये दो जो आपकी धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता है, और सबसे ज्यादा चांदी और सोना में सोना सबसे ज्यादा है भी, ठीक है। शीशा कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। शीशा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते भी, उष्मा के सुचालक होते, तो ये बात मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि शीशा है ना आपका, शीशा ये क्या है कुचालक होता है भी, ये आपका कुचालक होता है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है, पतले तार के रूप में दिया जाता है, तो यहां पे आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस गुणधर्म को अपन तन्यता बोलते भी, तन्यता पतले तार के रूप में खींचना, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी आपकी 2 नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा, गलत आपको बताना था इसमें, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखो भी मैं मान लेता हूं मेरे पास में 1 रुपये है और वो क्या दुगुना हो रहा है, तो ये लो भी दुगुना कर दिया, फिर आगे फिर दुगुना होगा 10 साल के बाद में 4 हो जाएगा, फिर दुगुना होगा तो 8 हो जाएगा, फिर दुगुना होगा तो ये 16 हो जाएगा भी। 16 गुनी बतानी थी, यहाँ पे भी 10 साल लग गए, यहाँ पे भी 10 साल, यहाँ पे भी 10 साल और यहाँ पे भी 10 साल, टोटल आपको 40 साल लग जाएंगे 16 गुनी करने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी एक व्यापारी को एक घड़ी 1000 यानी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 1472 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा भी, 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/5 आएगा। कहने का मतलब भी 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 की हानि हुई तो 4 में बेचेगा, लेकिन 4 में नहीं बेच रहा, वो बोल रहा है भी 1024 में बेच रहा है, तो 4 का जो मान आया वो 1024 आ गया। 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अपॉन में 4 आपको ज्ञात करना है, 5 का मान तो इंटू 5, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 4 एकम 4, 4 2 8, 2 4 5 20, 2 4 6 24, 5 6 30, 3 और ये आ जाएगा आपके पास में 25 5 125, 125 और 3 128 यानी 1280 रुपए।
आपके पास में क्रय मूल्य इसका कितना आ गया 1280 रुपए। 1280 रुपए में खरीदी, 1472 रुपए में बेच रहा है, 1472 रुपए में बेच रहा है। तो यहां पे आपके पास में लाभ कितने का हो गया 192 रुपए का हो गया। कितने पे हुआ 1280 पे हुआ इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर दो भी। अब इसको काटा पीटी करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 584 का जो स्क्वायर है वो ये आपके पास में 34.1056 है। आपको बताना है भी 34.1056 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। देखो भी कोई भी संख्या, जैसे मैं ये मानूं भी मेरे पास में 0.2 है। अब 0.2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है 0.2 इंटू 0.2, ये बात होती है भी 0.2 इंटू 0.2। अब 2 से गुणा करूंगा, 2 2 4, तो ये 2 यानी 1 के बाद में दशमलव ये और 1 के बाद में दशमलव ये है, तो 2 के बाद में दशमलव आ जाएगी, बात वही है। अब इसको मैं रूट के अंदर दूंगा तो बाहर निकालूंगा फिर 0.2 का ही होगा, 0.2 का ही स्क्वायर होगा ये। इसी प्रकार से यहां पे देखो भी 4 के बाद में दशमलव है, तो अब 4 के बाद में दशमलव है तो बात तो ये है भी 584 का स्क्वायर है ये 34.1056 584 का स्क्वायर है, लेकिन दशमलव कहां पे लगेगा। तो जब अपन क्या है रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 के बाद में दशमलव, जब भी 4 के बाद में दशमलव तो वो 2 के बाद में दशमलव हो जाएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो 6 के बाद में है तो वो आपका 3 के बाद में हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो 4 के बाद में दशमलव है तो ये आपके पास में आ जाएगा 5.84 5.84 का स्क्वायर है वो 34.1056 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, तो विद्युत धारावाही चालक है वो चुंबक की तरह कार्य करेगा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं करते, तो यह बात बिल्कुल गलत है भी। यानी जब इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लेके जाते हैं तो वो किसी भी बल का नहीं, वो सबसे ज्यादा बल का अनुभव करेंगे भी, सबसे ज्यादा बल का अनुभव करेंगे, ठीक है ना, अनुभव करेंगे। तो यह बात गलत है, तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है भी, ठीक है। तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भी जब 90 डिग्री का एंगल होगा ना तो सबसे ज्यादा है वो एक प्रकार से बल का अनुभव होगा, और जब 0 डिग्री का दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तब वहां पे आपका क्या है बल का अनुभव न के बराबर होगा। तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान है, एक अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना, 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं इसमें। के आता है आपका 11 पे, क्यू आता है 17 पे, एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, और यू आता है आपका एक्स आता है 24 पे, यू आता है आपका 21 पे, जी आता है 7 पे, एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे। देखो भी क्या कुछ कर रहा है, ये प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है। तो सबसे पहले -6 किया भाई, 11 और 6 17, और फिर माइनस है 3 कर दिया, 17 में से 3 गया 14, और 18 और 6 24, और -3 कर दिया 21, और उसके बाद में 7 और 6 13, और यहां पे माइनस कर दिया 7, नहीं यहां पे माइनस कर दिया 3। तो इसमें तीनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है अभी, पहले दूसरे और तीसरे के अंदर सेम लॉजिक, तो इसका मतलब जो आपने चेक नहीं किया फिर वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसको आपको सोल्व आउट करना है, तो यहां से आपके पास में भी मल्टीप्लाई करवा दो भी, और कोई इसके अंदर इलाज नहीं है आपका, ओनली फॉर यानी b माइनस सी का a प्लस 2b माइनस सी के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, और यहां पे 2b का इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी। तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसमें b का मल्टीप्लाई करवाओगे a के साथ में तो ये बन जाएगा ab, ठीक है। फिर b का मल्टीप्लाई करवाना है 2b के साथ में तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस अब आएगा माइनस, प्लस नहीं अब माइनस आएगा क्योंकि माइनस का c है तो ये आ जाएगा 20c। उसके बाद में c का मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस ac, और उसके बाद में c का मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 2bc, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा c स्क्वायर। उसके बाद में 2 का a माइनस सी के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस में 2ba, और उसके बाद में माइनस में 2bc, ठीक है, और उसके बाद में प्लस का b स्क्वायर। अब इसके अंदर देख लो भी b स्क्वायर आपके पास में कितने हैं, तो यहां पे एक तो b स्क्वायर आपका ये रहा,
और एक 2 बी स्क्वायर ये रहे, तो टोटल आपके पास है 3 बी स्क्वायर है अभी। उसके बाद में सी स्क्वायर आपके पास में कितने हैं, तो सी स्क्वायर तो आपके पास में एक ही है, तो प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद में ए बी कितने हैं, तो ए बी एक तो ये रहा आपके पास में, और एक बी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ए बी ये रहे भी, 2 ए बी और एक ए बी ये है, तो प्लस में 3 ए बी आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एसी कितना है, तो एसी आपके पास में एक ये रहा माइनस का एसी। उसके बाद में आपके पास में बीसी कितने हैं, तो एक बीसी ये रहा भी माइनस का, 2 बीसी ये रहे 3 हो गए, और 2 ये रहे, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 बीसी हो जाएंगे भी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है भी। कॉपर हाइड्रोक्साइड आपके पास में CuO प्लस में HCl मिला दे, HCl मिला दे तो अभिक्रिया करवा दो, क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। और इसका रंग कैसा होगा, नीला हरा रंग होगा भी, कॉपर क्लोराइड का नीला हरा रंग होगा। और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये H2O जल बन जाएगा भी, H2O जल बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बनेगा भी। और जो आपका कॉपर है ना वो 2 की फॉर्म में है भी, कॉपर है वो यहाँ पे 2 की फॉर्म में है, तो ये 3 वाला तो होगा ही नहीं। फिर कॉपर क्लोराइड से के बनने पर रंगहीन विलियम नहीं, रंगहीन नहीं होगा, नीला हरा रंग होगा भी। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड के बनने से हरे रंग का नहीं, हरा रंग नहीं होगा, नीला हरा रंग ये दे रखा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो ए आता है 1 पे, 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ा 13, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 जोड़ देते हैं। तो y आता है 25 पे, 25 में 1 जोड़ूंगा तो 26, फिर 5 जोड़ दो तो ये आ जाएगा भाई। उसके बाद में पहले में प्लस 6 जोड़ा, सी आता है आपका 3 पे 3 और 3 में 6 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा भाई। तो डायरेक्ट 1 के अंदर है वो 6 जोड़ दो, तो 1 और 6 7, 7 पे आपका जी आ जाएगा। उसके बाद में डी आता है आपका 4 पे, 4 और 6 10, तो यहां से आप 2 और 6 8 एच आ जाएगा भी। और उसके बाद में डी आता है आपका 4 पे, 4 और 6 10, तो ये आपके पास में प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रत्येक के अंदर प्लस 6 कर रहा है। तो इसमें आपका EGHJ, EGH और J, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो आप, इसका अंतर निकालो। तो अंतर यहां पे देखो भी 58 का अंतर चल रहा है अभी, यहां पे 33 का अंतर, यहां पे 58 का, यहां पे 33 का, यहां पे 58 का, ठीक है। तो 33 58 33 58, अब 33 का चलेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5, और ये हो जाएगा 457। कितना आ जाएगा अभी, 457। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट अब एप्लीकेशन का अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर वो दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की, तो 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर, ठीक है। और जल्दी आपके लिए साइंस का कोर्स लेके आ रहे हैं अभी, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी है वो बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी, और उसके बाद में आपको नोट्स भी बढ़िया तरीके से बताए जाएंगे भी, ठीक है ना। तो जल्दी ही आपका कोर्स लॉन्च होने वाला है, और ये आपको एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा भी, ठीक है ना, इंक्लूड कर दिया जाएगा साथ में इसके अंदर। अब देखो भी, यहां पे क्वेश्चन है, एक आपके पास में 6 कैंडिडेट है, वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी। तो ये लो वर्ताकार मेज बना ली हमने, तो 6 है तो 6 की शीट बना लो भी। अब इसने बोला भी ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई डी के दाईं ओर बैठा है भी, ई है ना वो डी के दाईं ओर, तो डी और उसका दाईं ओर ई यहां पे आ जाएगा भी। ए है ना वो बी और
डी का निकटतम पड़ोसी है भी, ए है वो बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए यहां पे आएगा, तभी वो बी और डी का निकटतम पड़ोसी यानी बी और डी के बीच में आएगा। आगे इसने बोला भी एफ है ना, वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है भी, एफ है वो बी के, एफ है वो आपका डी के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो डी का दायां पहला और दूसरा, एफ आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसमें सी बचेगा, सी यहां पे आ जाएगा। अब बोला इसने डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है, डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है, तो डी आपका ये रहा और उसके सापेक्ष सी का स्थान है वो, चाहे वो बाईं ओर ले लो चाहे वो दाईं ओर ले लो, तीसरा है भी, तो इसमें बाईं ओर से तीसरा यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें x को आपको यहां से उठाना है और y को आपको यहां से उठाना है, दोनों के मध्य में सेम लॉजिक लगना चाहिए भी, दोनों के मध्य में सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो यहां से आपके पास में क्या हो सकता है, ये 961 है, ये 31 का स्क्वायर होता है भी, 961 है वो 31 का स्क्वायर होता है। मैं नंबर 2 ऑप्शन उठाता हूं भी, नंबर 2 ऑप्शन उठाता हूं, तो यहां पे देखो भी 41 है, 41 में से मैंने 10 माइनस किया तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास में 31, और फिर 31 का स्क्वायर करूंगा तो 961 आ जाएगा भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार से ये 34 आ रहा है, 34 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो 24 आ जाएगा मेरे पास में, 24, और 24 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 576, जो कि 536 में है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी खेल और योगा में, खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, तो ये खेल है और ये आपका योगा है, तो 15 और 25, 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40, 15 25 प्लस में 15, तो आपके पास में योग कितना होगा 40 हो जाएगा भी। तो राइट आंसर देख लो भी कौन सा है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नहीं, औसत पूछा है ना आपको, इसने औसत पूछा है भी, भाग लेने वालों का औसत, तो 2 का फिर भाग भी लगाओगे ना आप, 2 का भाग लगाओगे तो 20, 40 में से 2 का भाग लगाओगे तो 40, 20 आ जाएगा। योग पूछा होता तो 40, औसत पूछा है तो आपका 20 हो जाएगा भी। आगे देखो भी, अब इसमें बोला गया भी 2 कोण पूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। पूरक कोण कौन से होते हैं, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। एक संपूरक होता है, ऐसे 2 कोण जिसका कोण 180 डिग्री हो, योग 180 डिग्री हो, वो संपूरक होते हैं, और जिसका योग 80 डिग्री 90 डिग्री हो वो आपका पूरक होता है भी। तो यहां पे देखो भी θ1 प्लस में θ2 बराबर में आपके पास में 90 होगा। अब इसने बोला भी बड़ा कोण है ना, वो छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है, तो मैं छोटा कोण x मान लेता हूं, तो 5 गुने बड़ा कोण क्या हो जाएगा 5x माइनस में 6 होगा भी, ठीक है। अब दोनों का योग है वो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5x माइनस में 6 और प्लस में x बराबर में 90, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 6x बराबर में, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 96, तो x का मान आपके पास में 16 आ गया भी, x का मान है वो आपके पास में 16 आ गया। अब इसने बोला भी बड़े कोण का माप बताना है आपको, बड़े कोण का माप बताना है तो इसमें मान रख दो भी, तो ये हो जाएगा 16 5 80, और 80 में आप 80 के अंदर -6 करोगे तो 74 डिग्री आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बताना है भी इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर कंटिन्यूट दे। अब इसमें देखो भी ये पूछा गया है भी हमारे शरीर में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं, भी हमारे शरीर के अंदर है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर के क्या बनाते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ये बात हो जाएगी यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। एक क्वेश्चन ये भी आता है वे मस्तिष्क से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, मैं लिखूंगा नहीं, मस्तिष्क से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं और मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर के प्रीदीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये मैं पहले करवा चुका हूं भी, ठीक है ना, पहले वाले पेपरों के अंदर है वो मैं करवा चुका हूं, उसमें पूछा गया था भी प्रीदीय तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे, तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, तो वो आपका प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, और ब्रेन और यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वो आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब यहां पे आपके पास में दिया गया भी जी को सबसे नीचे
जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया भी, तो यहां पे पहला, दूसरा और जी आपका यहां पे आ जाएगा, सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर है। सी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए भी, सी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ये सी और ई के बीच में 2 बॉक्स आ गए। आगे देखो भी ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए है ना उसको डी के ठीक ऊपर रखा गया है, और डी को जी के ठीक डी को जी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। उसके बाद में अगर आगे इसने बोला भी बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए भी, अब टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब यहां पे सी और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, सी और ई के बीच में 2 बॉक्स है। नेक्स्ट इसने बोला भी बी और ई के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए और बी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया। अगर मैं बी को सबसे नीचे रख दूं, भी शीर्ष स्थान पे तो है ही नहीं, तो 1 और 2 आपका ई यहां पे आ जाएगा। अगर ई आपका यहां पे आ रहा है तो फिर ई और सी के बीच में 2 बॉक्स यहां पे आ जाएंगे, तो सी सबसे शीर्ष में आ रहा है, भी ई और सी के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी ए है ना वो डी के ठीक ऊपर है, तो ए आपका यहां पे आ जाएगा और डी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब एक बच गया बॉक्स कौन सा, जो कि आपका एफ बच गया, एफ है वो आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब पूछा इसने डी और बी के बीच कितने बॉक्स हैं, डी आपका ये रहा और बी आपका ये रहा, तो इनके बीच में 3 बॉक्स है भी। कितने हैं? 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, तो पेड़ कितना बड़ा हुआ ये बताना है। देखो भी, मैं मान लेता हूं भी ये एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के ऊपर है वो यहां से पहले ये पेड़ इतना ही था भी, ठीक है, और इससे इस बिंदु का जो उन्नयन कोण दे रखा है इसने, वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है आपको 30 डिग्री का दे रखा है भी। अब ये बोला भी ये पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इस बिंदु से यानी ऊपर वाले टहनी से और उसी बिंदु का जो कोण है वो कितना हो गया? वो आपका 60 डिग्री हो गया भी। अब आपको बताना भी ये जो हाइट पेड़ बड़ा हुआ वो कितना हुआ? पहले ये 300 मीटर से दूर था भी, यानी ये जो बिंदु है ये पेड़ से 300 मीटर दूर है। अब सबसे पहले तो आप ये लगा दो भी, अपन ये हाइट निकाल लेते हैं इसकी, ये हाइट कितनी है, तो tan लगा दो भी। सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है भी। 1/√3 बराबर में आपके पास में लंब कितना है, तो वो तो आपको ज्ञात करना है। आधार आपके पास में 300 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आपके पास में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 300/√3। ठीक है, ये x आपके पास में क्या आया? अभी पहले जब पेड़ छोटा था उस समय उसकी लंबाई। अब देखो भी, ये मैं मान लेता हूं भी x हो गया। अब यहां पे x और जोड़ दो भी, तो इसके अंदर है वो आपके पास में tan 60 का मान लगाना पड़ेगा भी। अब जो कोण बना वो 60 डिग्री का, तो √3 बराबर में आपके पास में भी ये x है और ये 300/√3 है, तो इनको जोड़ लो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 300/√3 और प्लस में x, तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 अपॉन में ये आ जाएगा 300 प्लस में x √3। अब यहां पे लंब का मान कितना आपके पास में? तो 300 प्लस में x √3 अपॉन में आपके पास में 3, और यहां पे आपके पास में l ये लंब आधार कितना है? तो वो आपके पास में 300 है भी। अब देखो भी, आप इसके नीचे 1 मान लो और वज्र गुना करवा दो। वज्र गुना करवाओगे तो ये आपके पास में, अब देखो भी, ये √3 का √3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 हो जाएगा। 3 का फिर 300 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा भी। ये 900 बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में 300 प्लस में x √3, तो यहां से आपके पास में ये 300 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 600 बराबर में x √3। आपको तो x का मान ज्ञात करना है भी, x आपने ये हाइट मान रखी है जो लंबाई बड़ी है। x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 600 अपॉन में √3, 600 अपॉन में √3। अब ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो भी, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे 3 बन जाएगा, 3 से ये 200 बार कट हो जाएगा भी, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 200√3। 200√3 यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है
रदरफोर्ड भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल है वो 1911 के अंदर दिया था अभी, ठीक है। अब देखो भी परमाणु में एक धन आवेश केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नार है यानी नार है, इस प्रकार से अपन किसी को बोलते हैं ना, कोई एक प्रकार से किसी दूसरे इंसान को रोकने के लिए अपन क्या बोलते हैं, नार है, तो वो नार से नाभिक बन जाएगा और रै से रदरफोर्ड बन जाएगा भी, ठीक है। तो नाभिक का आकार परमाणु के, नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है भी। नाभिक का आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी जो आपका परमाणु का आकार है ना वो नाभिक का 10 की पावर 5 गुना ज्यादा होता है भी, ठीक है। तो ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं भी। इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। एक बार इसको रहने दो, आगे देखो भी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पे ये बात गलत है भी, दीर्घवृत्ताकार, ये बात है वो सोमरफील्ड ने बोली थी भी। ये बात सोमरफील्ड, ये बात किसने बोली थी भी? सोमरफील्ड ने बोली थी भी। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, ये बात सही है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करेंगे, ये बात सोमरफील्ड ने बोली थी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात है वो गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन खपत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 10% की कमी कर दी तो ये आ जाएगा आपके पास 90, और उसके बाद में यहां पे कितना किया इसने, तो 10% की कमी की 90 हो गया, और 20% की वृद्धि की तो 120 हो गया भी। अपॉन में आपके पास में 100, 20 से 20, 12 निम 108, तो यहां पे 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% की वृद्धि, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हो जाने से, एक गांव है उस गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हो जाने पर दहशत फैल गई, और इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर के 4050 रह गई। अब मूल निवासियों की संख्या कितनी थी? तो मूल निवासियों की संख्या अपन मान लेते हैं भी 100 थी भी, ठीक है। अब इसमें देखो भी, यहां पे मूल निवासियों की संख्या 100 मान लेते भी, 10% घट के 10% घटी तो अब कितनी रह गई? 90 रह गई भी, ठीक है। और उसके बाद में इसने बोला भी, और इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। अब 25% निवासियों ने गांव छोड़ा तो ये आ जाएगा आपके पास में 75, विशेष का भी 90 बचे, 90 का 75%, तो ये आपके पास में, अब देखो भी, अब आपके पास में भी 10% विद्यार्थियों निवासियों की मृत्यु हो गई तो 90 रह गया अभी, और उसके बाद में फिर वो बोल रहा है भी शेष का 25% छोड़ के चले गए तो अब कितना बच गए? 75 बच गए, लेकिन वो बोल रहा है भी घट करके कितनी होगी? 4050 हो गई। तो ये लो 4050, आपको एक का मान लेके आना है भी, तो यहां पे आपके पास में एक का मान क्या हो जाएगा? जो भाग में वो गुणा में वो भाग में चला जाएगा भी, तो 4050 इंटू ये भाग में है, ये आपका गुणा में आ जाएगा, ये दोनों गुणा में थे, ये आपके भाग में चले जाएंगे भी, ठीक है। तो 25 थी 75, 25 चौके 100, उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये आ जाएगा 9 एकम 9, और ये 9 चौके 36, बचे कितना? 4 45, 9 5 45, और उसके बाद में इससे काटोगे 3 से ये 15 बार, और 15 चौके 60, तो आपके पास में एक का मान 60 आ गया। आपने मानना क्या था भी? संख्या 100 मानी थी, 100%, एक का मान 60 है तो 60 इंटू 100 6000 आ जाएगा भी। तो पहले जनसंख्या कितनी थी भी? तो 6000 थी। राइट आंसर होगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर हरित लवक है वो आपका केवल पादप कोशिका में, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रैक कर लेना। हरित लवक है ना, ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक दोनों केंद्र होता है, पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है। लैन काय का मतलब होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम दोनों केंद्र पाया जाता है। आपका पादप कोशिका में भी पाया जाता है और ये आपका जंतु कोशिका में भी। सूत्रकणिका का मतलब होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका का माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी दोनों के अंदर पाया जाता है, दोनों के अंदर पाया जाता है। हरित लवक है ना, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके सही कर लेना इसको, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हरित लवक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी यदि
पार्किंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाद में, यानी स्वर में तो आपको क्या करना है, +1 करना है, और व्यंजन को आपको उसके बाद, यानी प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर में चेंज करना है, तो व्यंजन में भी आपको +1 करना है भी। तो यहां पे पहले सेट कर लो इसको, तो ये आ जाएगा P Q में चला जाएगा, A B में चला जाएगा, R है वो S में, K है वो आपका L में, I है वो J में, N है वो आपका O में, G है वो आपका H में। अब इसने बोला भी अक्षर, कौन सा अक्षर बाईं ओर से तीसरा होगा भी, बाईं ओर से तीसरा S होगा भी, बाईं ओर से तीसरा S। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको यहां पे रिलेशन बताना है भी, जिस प्रकार से 11, 44 और 2 का रिलेशन, और उसके बाद में 6, 54 और 3 का रिलेशन। देखो भी बात यह है, जो आपका लास्ट वाली संख्या ना उसका स्क्वायर कर दो और पहले के साथ में गुणा करवा दो भी, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 44। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करोगे आप तो 9 हो जाएगा, 9 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 54 हो जाएगा भी। तो यहां पे देखो भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 7 चौके 28 होगा, 9 बेहतर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में आपके पास में 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का 10 के साथ में 250 होगा भी, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, तो इसका मतलब ये 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक है पहले वाले अक्षर में, यानी व्यंजन में आपको क्या करना है, आपकी बार -1 करना है, और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले में, तो स्वर में आपको क्या करना है, +1 करना है भी। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास में A, और उसके बाद में K, E F में चला जाएगा, A है वो B में चला जाएगा, C है वो B में चला जाएगा, और H है वो आपका G में आ जाएगा भी। तो इस प्रकार बने नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आया है, तो B 2 बार आया है भी यहाँ पे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव साझेदारी और क्षमता सर्जन पर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो वो दूर संचार विभाग ने किया है, DOT ने किया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। आपको पता है भी 1000 ml से 1 लीटर बनता है भी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में भी मैं इसको क्या कर लेता हूं भी, या तो इसको लीटर में बना लूं या फिर इसको ml में बना लूं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2.25 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में 2250 आ जाएगा भी, 2250 ml हो जाएगा भी, ठीक है। 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो भी 45 से डिवाइड कर दो भी, 45 लीटर के वो छोटे गिलास भर रहा है, कितने गिलास आ जाएंगे, तो यहां से ये आपके पास में 5 बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये आ जाएगा 50, तो 50 गिलास भरे जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 2022 से सुधर कर 2023 में कितनी होगी भी, तो पहले तो 85 नंबर पे था भी, ठीक है, और अब अपना भारत 93 2023 के अंदर वो 93 में, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है भी, ताप का विसरण, यानी विसरण का मतलब होता है एक प्रकार से घुलनशीलता। विसरण का कोई भी चीज है अपन किसी अन्य पदार्थ के अंदर घोल रहे हैं तो वो उसका विसरण हो जाएगा भी। तो ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब आप ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है क्या, विसरण है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा क्या, बिल्कुल सही बात। अभी ताप बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा भी। अब इसमें पहले वृद्धि होती है फिर कुछ समय पश्चात कमी होती है, तो ये बात गलत है। विसरण की दर पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ताप बढ़ने के साथ ये घटता है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। ताप बढ़ाओगे तो विसरण की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भी। जैसे एक ये मान लो भी ठंडा भोजन है वो ठंडा है तो उसकी महक दूर तक नहीं आती भी, और जब आप भोजन बना रहे हैं तो इसका मतलब जब भोजन बना रहे हो तो उस समय भोजन गर्म है, और भोजन गर्म है तो उसकी जो सुगंध है वो दूर तक आ जाती है भी। क्यों, क्योंकि वायु के साथ में जो सुगंध है वो क्या है, एक प्रकार से जो विसरण की दर है, घुलनशीलता की जो दर है वो ज्यादा हो जाती है भी। निम्नलिखित में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रेफ्रिजरेटर के अंदर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है भी।
एरोसोल के अंदर है वो किया जाता है, अग्निशामक के अंदर भी ये किया जाता है, लेकिन ग्राइंडर है ना, ग्राइंडर इसके अंदर है वो आपका एरोसोल का यूज नहीं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं किया जाता। तो ये बात यहां पे गलत हो जाएगी, इसके अंदर नहीं किया जाता भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन होगा भी, अग्निशामक नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है। तो यहां पे देखो भी अपन मान लेते हैं भी अमिता की आयु है वो AM मान लेते हैं भी, अमिता की आयु AM है, ठीक है, और या फिर अमिता की आयु M मान लेते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अमिता और अमृता ये अपन A मान लेते हैं, और अमृता की जो आयु है वो AR मान लेते हैं भी, ठीक है। उसके बाद में यानी अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो उन दोनों का जो एक प्रकार से अंतर आया आपके पास में वो 2 आ गया भी, अपने पास में ये एक समीकरण बन गई भी, अमिता माइनस में अमृता बराबर में 2 वर्ष। अब इसने बोला भी अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से 2 गुनी है, तो अमिता के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? फिर ये हो जाएगी आपके पास में 2A। और इसने बोला भी अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है। अमृता की जो आयु है ना वो उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं भी, अमृता है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो अपनी बहन की आयु के बराबर हो जाएगी भी, 2 गुनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो अपनी बहन की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसने बोला भी अमृता के पिता और अमृता की बहन की आयु का जो अंतर है वो 43 वर्ष है। तो आयु का जो अंतर है वो 43 वर्ष है। ये आपके पास में दूसरी समीकरण बन गई भी, ठीक है। तो यहां से 2 नीचे से हटाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 4A माइनस में AR यानी अमृता बराबर में 2 से सभी को मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये आपके पास में 2 तिया 6 और 2 चौके 8 यानी 86 हो जाएगा भी। अब देखो भी आपको ज्ञात करना है अमिता और अमृता की आयु का योग। तो यहां से अपन देखें तो ये आपके पास में आ जाएगा A माइनस में AR बराबर में आपके पास में 2 है, और दूसरा है 4A माइनस में AR और बराबर में आपके पास में क्या है? 86 है। तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा, अब जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो निशान चेंज हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये कट जाएगा, आपके पास में बचेगा 3A बराबर में ये बचेगा आपके पास में कितना? 84 माइनस का। तो A का मान आपके पास में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 2 6, बच गया 2 24 और 3 8 24। ये आपके पास में A का मान 28 आ गया। A का मान 28 आ गया, तो ये मान आप कहीं पे भी रख दो, यहां पे रखोगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो आपके पास में 28 में से 2 जाएगा तो 26, तो AR का मान 26 आ जाएगा भी आपके पास में। AR का मान है वो आपके पास में 26 आ जाएगा। दोनों का आयु का योग पूछा है, 26 प्लस में 28, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 14 और 54 कितना हो जाएगा भाई? 54 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी 7 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे भी। A दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर है। उसके बाद में E और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो E और A के बीच में 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब E और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 आपका E यहां पे आएगा फिर, और कोई शीट ही नहीं बनी। उसके बाद में C G और E का पड़ोसी है भी, C है वो G और E का, C G और E का पड़ोसी है, तो G आपका यहां पे आएगा, तभी C दोनों के बीच में आएगा तो पड़ोसी हो जाएगा भी। उसके बाद में B F के ठीक दाईं ओर बैठा है भी, B है ना वो F के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो मैं F को यहां पे बिठाऊंगा तो B आपका यहां पे ठीक दाईं ओर आ जाएगा भी। अब एक बच गया कौन सा, जो कि आपका ये बच जाएगा C और D बच गया भी, D यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी D और B के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो D आपका ये रहा और उनके बीच में 4 व्यक्ति है भी। कितने व्यक्ति हैं? 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योगफल है वो कितना है? 38 है। उनके विकर्ण की लंबाई है वो 22 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां से अपन देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई और L प्लस में B प्लस में H आपके पास में कितना है? 38 है।
विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई अपन ज्ञात करते हैं एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऊपर लगाते हैं रूट, ठीक है, और बराबर में आपको 22 दे रखा है। मैं दोनों ओर क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। दोनों ओर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर बराबर में 484। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो भी इसका क्या कर देते हैं, इनका दोनों ओर वर्क कर देते हैं। भी दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये ओपन होता है तो ये हो जाएगा एल की स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, एल बी प्लस में एल एच प्लस में और बी एच, ये बनेगा। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में और लंबाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान कितना है, तो इसका मान यहां पे आपके पास में दोनों स्क्वायर किया था तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी, 38 का जो आपके पास में स्क्वायर आएगा वो कितना बनेगा भाई, 1444। तो ये आपके पास में 1444 बराबर में इसका जो मान है वो ये दे रखा 484 है, ठीक है। अब बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से आप माइनस कर दो डायरेक्ट। तो 0, 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 4 गया तो 960 बनेगा भी। इसका जो मान है वो 960 है। तो आपको यही याद करना था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसने बोल रखा है भी कल रात कटपाड़ी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी। अब प्रभाव क्या है, पहला प्रभाव है काटपाड़ी चेन्नई मार्ग पर, काटपाड़ी और चेन्नई मार्ग पर कई ट्रेनें आज कई घंटों से देरी से चल रही है। तो यह प्रभाव हो सकता है, भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला सेकंड है वो बेंगलुरु में रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों पर लंबी कतारें देखी गई। तो इसका कोई प्रभाव नहीं है भी। बेंगलोर के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी, वो भी टिकट बुकिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद में रेलवे ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। तो यह भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। पहला ही प्रभाव इसके अंदर है वो संभावित है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु क्या थी भी, 19 थी, ठीक है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 19 × 6 बराबर में आपके पास में 114। अब देखो भी वर्तमान में लेके आते हैं तो 3 वर्ष पहले थी। अब 3 वर्ष 6 टोटल सदस्य है, उसकी 3 वर्ष बढ़ेगी तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, तो 18 वर्ष बढ़ जाएगी भी, 18। तो ये अब नई जो उसकी वर्तमान में जो उसकी कुल आयु होगी वो 132 हो जाएगी भी। अब इसने बोला भी एक उसके बाद एक लड़के के जन्म हुआ, एक लड़का का जन्म हुआ तो टोटल कैंडिडेट 7। अब परिवार में औसत आयु आज भी उतनी है, यानी 19 × 7 बराबर में आपके पास में 133। अब आपको बताना भी लड़के की आयु कितनी है, तो लड़के की आयु फिर 1 साल है। ये आपके पास में वर्तमान के अंदर 6 कैंडिडेट की कुल आयु है और ये आपके पास में वर्तमान में 7 कैंडिडेट की कुल आयु है। तो आपके पास में 1 वर्ष हो जाएगा लड़के की आयु। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपके पास में कार्य बराबर एक तो फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। दूसरा आपके पास में देखो भी यहां पे V वोल्ट दे रखा है और Q कूलाम दे रखा है, तो Q बराबर IT होता है भी, और एक आपके पास में W बराबर VQ होता है भी। एक आपके पास में क्या होता है W बराबर VQ। तो ये लो भी कार्य आपको ज्ञात करना है, तो V का मान 5 है और यहां पे कूलाम आपके पास में 10 है, तो बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 50 जूल कार्य आ जाएगा भी। 50 जूल कार्य पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको ये बोला भी P प्लस का मतलब क्या है भी, प्लस का
मतलब क्या है, तो प्लस का पी माँ है, पी माँ है क्यू की, माइनस का अर्थ है भाई, क्यू भाई है आर का, और मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, आर पत्नी है एस की, भाग का मतलब है पिता, और एस पिता है टी का। क्यू का टी से क्या संबंध है, देखो भी, पी माँ है क्यू की, ठीक है, और पी है वो क्यू की माँ है, क्यू भाई है आर का, और आर पत्नी है एस की। क्यू भाई है आर का और आर पत्नी है एस की, एस पिता है टी का। तो इसका मतलब टी के पी है वो नानी लगेगी भी, ये नानी होगी। अब यहां पे आपको पूछा है भी क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, तो ये आपका मामा होगा भी, ये मामा हो जाएगा टी का। अब ये तो यहां पे दे रखा है क्या मामा, मामा यहां पे दे रखा है क्या, मामा तो इसने नहीं दे रखा कहीं पे भी। अब मां का भाई हो जाएगा फिर ये, यानी टी की मां कौन है, आर है, और आर का भाई कौन है, क्यू है, तो ये मां का भाई, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी मां का भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसने बोल रखा है 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे इसने देखो भी सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्त कितना किसके बराबर होता है, तो वो 1 के बराबर होता है भी। सह अभाज्य संख्याएं होती है जिसके स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो, वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में एक तो 1 का चला जाएगा और एक 3 का चला जाएगा भी, इसमें 3 में 3 का चला जाएगा और एक 5 में 5 का चला जाएगा भी। तो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता, तो वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती है जिसका अक्षय हमेशा 1 होता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, अब आपको बताना भी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। गोलीय दर्पण द्वारा कल वाले पेपर के अंदर भी मैंने बताया था भी आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एक तो होता है एच डैश अपॉन में एच, पहली बात। दूसरा होता है एम बराबर होता है माइनस वी अपॉन में यू। अब यहां पे देख लो भी, एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच होता है बिंब की ऊंचाई, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू होता है बिंब की दूरी। तो यहां पे देख लो भी वस्तु की दूरी इंटू मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, वस्तु की दूरी बटा ऊपर वस्तु की दूरी नहीं आएगा, ऊपर प्रतिबिंब की दूरी आएगा भी, प्रतिबिंब की दूरी मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई, तो एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, एच आपके पास में बिंब या फिर वस्तु की ऊंचाई। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी वर्ष 2023 में विराट कोहली पर विजय लोकपली द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है, तो ड्राइव इन द विराट कोहली स्टोरी रिवाइंड्स एंड अपडेट वर्ल्ड कप एडिशन, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है भी लोस्ट का कोड क्या होगा। देखो भी जो पूछा है वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर लोस्ट इसमें भी है और लोस्ट इसमें भी है। अब देख लो भी ऐसा कौन सा है जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो कोड के अंदर अगर मैं बात करूं तो EZ और EZ, तो यहां पे जो लोस्ट का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, EZ हो जाएगा भी। तो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, वो कौन सा कथन ऊर्जा के संरक्षण को संदर्भित करता है। कथन है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है भी, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप के अंदर है वो परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आपके दोनों के दोनों सही बातें हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है भी आप ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते, इसको एक रूप से दूसरे रूप में आप चेंज कर सकते हो भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था भी। कोशिका का जो तरल पदार्थ होता है इसको प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो किसने दिया था, तो परकिंजे ने दिया था भी। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कोशिका की रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की, ये केंद्रक की खोज की थी 1831 के अंदर, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सेल की खोज की थी 1665 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे
पुरकिंजे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पुरकिंजे ने ये कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, सभी समुद्र नदियां हैं, ऐसे से समुद्र बना लो भी, सारे के सारे समुद्र है वो एन से नदी में आ जाएंगे, और कुछ से नदियां हैं वो आपका तालाब है, कुछ जो आपकी एन से नदी है वो टी से तालाब हो जाएगा भी। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी तालाब समुद्र है, सारे के सारे जो टी से तालाब है वो समुद्र में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे भी। और कुछ समुद्र तालाब है, कुछ जो आपके समुद्र है वो तालाब को कट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है भी, इसमें दोनों के दोनों गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो भी, किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है। कोई भी विलियन हो, विलियन का मतलब होता है भी एक प्रकार से समांगी विलियन की बात कर रहा है ये, किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है, तो व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है भी, व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ठीक है ना। तो विलियन के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसे अपन क्या है अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते भी। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।